16 अप्रैल 1996 इंग्लैंड में ग्रेटर मैनचेस्टर के एक रेसिडेंशियल एरिया हैटर्सले में मार्गरेट बेट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो कभी भूल नहीं पाएगी। उस दिन शाम के वक्त उसके घर का डोरबेल बजा। उसने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, सामने 2 पुलिस अफसर खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सीरियसनेस था। बिना कुछ कहे ही सब कुछ साफ था। मार्गरेट ने बस धीरे से कहा, मुझे पता है। क्योंकि हाँ, उसे पहले से पता था। वो डर जो उसने महीनों पहले महसूस किया था, आज उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा था। जब उसकी बेटी कैली एन ने उस आदमी को पहली बार घर लाकर मिलवाया था, मार्गरेट के भीतर कुछ चुपचाप टूट गया था। एक माँ का दिल शायद सब जान लेता है। उसे उस आदमी से एक अजीब सी घबराहट हुई थी। वो चाहती थी कि कुछ करे, बेटी को समझाए, उसे उस रिश्ते से दूर रखे, लेकिन जैसे किसी ने उसके हाथ पैर बांध दिए हों। और अब इतने महीने बाद उसका सबसे बड़ा डर सच्चाई बन चुका था। कैली एन अब घर कभी नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं था, असली सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। जो कैली एन के साथ हुआ वो कोई आम हत्या नहीं थी। उसके शरीर पर इतने जख्म थे कि पोस्टमार्टम करने वाले तक हिल गए। कैली एन की आखिरी कुछ दिन, यकीन मानिए मेरे लिए उन्हें पढ़ना, रिसर्च करना बहुत मुश्किल रहा। और ये इतना डरावना है कि जिसे सुनने के बाद शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसका दिल न रोए। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आप भी मेरी तरह दुनिया भर के खौफनाक क्राइम केस और उनकी गहराई से की गई इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये केस कैसा लगा। साथ ही अपने सुझाव भी जरूर दें। आप लोगों का हर एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यही वो सपोर्ट है जो मुझे और ऐसी कहानियां आप तक लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जेम्स पीटरसन स्मिथ ऐसा आदमी था जिसे अगर आप भीड़ में देखें तो शायद आप उसे ध्यान भी न दें। एकदम सीधा साधा, शांत स्वभाव का, साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला, न स्मोक करता था न शराब पीता था। ऐसा इंसान जिसे पड़ोसी आम और शरीफ कहकर टाल देते हैं। लेकिन कई बार जो लोग बाहर से सबसे नॉर्मल दिखते हैं वही अंदर से सबसे खतरनाक होते हैं। जो लोग मीठी बातों के पीछे अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं और सच्चाई बस घर के बंद दरवाजों के पीछे पड़ी होती है। जेम्स स्मिथ सच कहें तो एक दरिंदा था। उसकी पहली शादी 1970 में हुई थी और वो रिश्ता 10 साल बाद टूट गया। वजह ना तो अफेयर था, ना ही ऐसा कि दोनों एक दूसरे से बोर हो गए थे। असल वजह यह थी कि उसकी बीवी अब और मार नहीं सह सकती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जेम्स का असली चेहरा सामने आने लगा। वो कंट्रोलिंग बन गया, बेहद जेलस और वायलेंट भी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, शक और फिर बेरहमी से पिटाई। वो तब तक नहीं रुकता था जब तक उसकी बीवी डर के मारे कोने में सिमट न जाए या फिर बेहोश न हो जाए। उसने उस औरत की जिंदगी को नर्क बना दिया था। और तलाक के बाद भी जेम्स पैटरसन स्मिथ ने खुद को बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि अगर सच कहे तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक और हिंसक हो गया था। साल था 1980 जब उसने 20 साल की एक लड़की टीना वाटसन को डेट करना शुरू किया। बाद में टीना ने खुद को उसका पंचिंग बैग कहा था, क्योंकि अगले 2 साल तक उसने टीना को बुरी तरह मार पीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। वो टीना के चेहरे पर मुक्के मारता था। कई बार उसने एस्ट्रे उसके सिर पर दे मारा। वो उसके पेट के बीचों बीच लात मारता था। और ये सब उस वक्त भी हुआ जब टीना प्रेग्नेंट थी। और फिर एक दिन उसने उसकी जान लेने की कोशिश की। टीना बाथटब में नहा रही थी और जेम्स ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। टीना ने किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन बहुत मुश्किल से। वो उस दिन जिंदा तो रही, लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसके अंदर मर चुका था। वो उस रिश्ते से बाहर निकल पाई, लेकिन स्मिथ वहीं नहीं रुका। 1982 तक उसने अगली शिकार ढूंढ ली। इस बार एक 15 साल की नाबालिग लड़की जिसका नाम था वेंडी मोटरसहेड। इस बार उसने ऐसा कोई नाटक भी नहीं किया कि वो उसका प्यार है या उससे रिश्ता निभाएगा। उसने सीधे उसे ग्रूम किया, यानी धीरे धीरे उसे मेंटल और इमोशनल तौर पर कंट्रोल करने लगा। फिर उसे नुकसान पहुंचाना शुरू किया। उसे तकलीफ देना, मारना, ये उसका रोज का खेल बन गया। एक बार उसने वेंडी का सिर किचन सिंक के नीचे जबरदस्ती दबा दिया और कोशिश की कि उसे डुबो दे, मार डाले, लेकिन वेंडी किसी तरह उस हमले से बच निकली। हालांकि स्मिथ का हिंसक बर्ताव वहां खत्म नहीं हुआ। वो हर बार पहले से ज्यादा हिंसक, ज्यादा बेकाबू होता गया। उसकी हर नई रिलेशनशिप एक नए शिकार के साथ शुरू होती थी और अंत होता था दर्द, खून और जानलेवा हमलों के साथ। जेम्स पैटरसन स्मिथ कोई आम आदमी नहीं था। वो उन मर्दों में से था जो औरतों को बस कंट्रोल करना नहीं चाहता था, वो उन्हें अंदर से तोड़ देना चाहता था, हर मायने में खत्म कर देना चाहता था। उसकी जिंदगी में जो भी औरतें आई उन्हें उसने दर्द, डर और खामोशी के सिवा और कुछ नहीं दिया।
लेकिन क्योंकि किसी ने कभी उसके खिलाफ कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया, वो हर बार बच निकलता रहा। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम एकदम साफ रहा। दुनिया की नज़रों में वो अब एक अकेला बुजुर्ग था जो मैनचेस्टर के गॉर्टन में अकेला रहता था। लोगों के लिए वो बस एक चुपचाप रहने वाला बूढ़ा इंसान था, लेकिन जिन औरतों ने उसे करीब से जाना उनके लिए वो इंसानी शरीर में छिपा एक शैतान था। और फिर 1993 में उसकी नज़र एक मासूम पर पड़ी। इस बार उसकी शिकार बनी सिर्फ 14 साल की एक बच्ची, कैली एन बैट्स। इस दर्दनाक सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए पहले जानते हैं उस हंसती खिलखिलाती बच्ची के बारे में जो इस कहानी का सबसे मासूम हिस्सा थी। कैली एन बैट्स का जन्म 18 मई 1978 को हैटर्सले में एक साधारण मेहनती परिवार में हुआ था। हैटर्सले, जहां कैली एन बड़ी हुई, ये जगह ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़्यादा दूर नहीं है। उसी के पास एक छोटा सा इलाका है। उसके माता पिता मार्गरेट और टॉमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। हाँ, परिवार अमीर नहीं था, पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो उनके पास था वो था एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन। उनका परिवार बहुत ही मजबूत और जुड़ा हुआ था। कैली एक जिंदा दिल, खुश मिजाज और बेहद दयालु लड़की थी। एक ऐसे इंसान जिसे देखकर किसी का भी दिल खिल जाए। वो हमेशा हंसती हुई दिखती थी, सभी से प्यार बांटती थी और हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहती थी। उसके 2 छोटे भाई थे और वो दोनों अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो उसे बहुत मानते थे। स्कूल में कैली एन काफ़ी एक्टिव थी, स्पोर्ट्स में तेज, नेचर से आउटगोइंग और अपने फैसले खुद लेने वाली। स्विमिंग उसका पसंदीदा एक्टिविटी था। उसके टीचर्स उसे एक तेज दिमाग वाली, मेहनती और दूसरों के लिए हमेशा केयर करने वाली कहते थे। कैली एन का सपना था कि वो बड़ी होकर एक दिन टीचर बनेगी और ये बात वो हर किसी को बताती थी। जब वो सिर्फ 14 साल की हुई, उसने अपने लिए एक कैरियर बनाना शुरू भी कर दिया था। वो पार्ट टाइम कॉलेज जाया करती थी ताकि अपने GCSE यानी जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारे यहाँ की CBSE की तरह है, उसे और बेहतर बना सके। साथ ही वो एक ग्राफिक्स फर्म में जॉब भी करती थी, खुद के खर्चे उठाने के लिए। वो बहुत एक्टिव थी, समझदार थी और हमेशा कुछ ना कुछ करने में लगी रहती थी। लेकिन उसके अंदर एक और ख़ास बात थी, उसका केयरिंग नेचर। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, कभी मुंह नहीं मोड़ती थी। अगर किसी को हेल्प चाहिए होती, सबसे पहले कैली एन ही सामने आती थी। वो मानती थी कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वो लोगों में अच्छाई ढूंढती थी, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिन्हें बाकी दुनिया खतरनाक समझती थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि जब साल 1993 में कैली एन की मुलाकात जेम्स स्मिथ से हुई तो उसे वो कोई खतरनाक आदमी नहीं लगा। उल्टा उसे लगा जैसे कोई बड़ा समझदार इंसान उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा हो, सिर्फ उसकी शक्ल सूरत नहीं देख रहा बल्कि उसकी सोच को समझना चाहता हो। उनकी मुलाकात तब हुई जब कैली एन अपने किसी फैमिली फ्रेंड के यहाँ बेबी सिटिंग कर रही थी और वहीं स्मिथ, जो उस वक्त 45 साल का था, उसने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उस वक्त कैली एन सिर्फ 14 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची जिसे शायद ये बात बहुत खास लगी हो कि कोई बड़ा इंसान उसकी परवाह कर रहा है, उसे इम्पोर्टेंट महसूस करवा रहा है। लेकिन कैली एन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी शिकारी के निशाने पर आ चुकी थी। स्मिथ ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसके पास वक्त था, उसके पास सब्र था और सबसे बड़ी बात, उसे पता था कि इस तरह की मासूम लड़कियों को फंसाने का तरीका क्या होता है। वो इन चीजों में माहिर था। स्मिथ ने बड़ी चालाकी से धीरे धीरे बिना किसी को पता चले खुद को कैली एन की जिंदगी में इस तरह शामिल कर लिया जैसे वो हमेशा से वहीं था। जेम्स स्मिथ इसे रिलेशनशिप कहता था, लेकिन हम जानते हैं कि ये कभी भी कोई प्यार का रिश्ता नहीं था। ये शुरुआत से ही एक तरह का कंट्रोल था, लेकिन बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कैली एन के माता पिता को तो ये तक पता नहीं था कि उनकी बेटी किसी से मिल भी रही है, वो भी किसी ऐसे इंसान से जो उम्र में उससे 30 साल बड़ा है। और कैली एन ने उन्हें कभी किसी तरह का शक करने का मौका भी नहीं दिया। वो अब भी कॉलेज जा रही थी, अपनी ग्राफिक्स वाली जॉब भी कर रही थी और सबसे बड़ी बात, लोगों के सामने हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। कम से कम बाहर से तो यही दिखता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे थे। वो थोड़ी चुप चुप रहने लगी, थोड़ी ज्यादा प्राइवेट हो गई। वो ज्यादातर वक्त अपने आप में अकेले रहने लग गई थी। पहले जितनी आसानी से उसे लोग मिलते थे, अब उससे मिल पाना, समझ पाना मुश्किल लगने लगा। और जब आखिरकार उसके माँ बाप को पता चला कि वो किसी लड़के को डेट कर रही है तो उसने बस एक नाम बताया, डेव। एक आम सीधा साधा नाम, लेकिन उस इंसान से बिल्कुल उल्टा जो दिखावा कर रहा था। अगले 2 साल तक कैली एन ने सच को पूरी तरह छुपा कर रखा। उसने अपने माता पिता से कहा कि डेव बस स्कूल का एक दोस्त है, तो उन्होंने भी ये मान लिया कि वो शायद उसकी उम्र का ही कोई लड़का होगा, शायद कॉलेज में साथ पढ़ता होगा या फिर कोई क्लासमेट होता होगा।
उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे क्योंकि कैली एन ने पहले कभी उन्हें झूठ बोलने की कोई वजह नहीं दी थी। लेकिन फिर चीजें और बदलने लगी। वो अचानक गायब रहने लगी, कभी कुछ घंटों के लिए तो कभी पूरे पूरे दिन के लिए। और फिर एक समय ऐसा आया जब कैली एन घर लौटने लगी जख्मों के साथ। कभी उसके हाथ पर चोट के निशान होते तो कभी उसके चेहरे पर। एक बार तो उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और काला पड़ा हुआ था। जब माँ मार्गरेट ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो कैली एन ने कहा कि स्कूल में कुछ लड़कियों ने उस पर हमला कर दिया था। किसी और दिन उसके शरीर पर गहरे दांत के निशान थे। जब पूछा गया तो उसने कहा कि वो बस एक एक्सीडेंट था। मार्गरेट और टॉमी बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन हर बार कैली एन एक ही बात कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तो जब पहली बार डेव ने खुद फोन किया और मार्गरेट से सीधी बात की तो माँ को थोड़ी राहत सी महसूस हुई। फोन पर डेव बहुत शांति से अच्छी तरह से बात कर रहा था। उसने कहा था कि वो कैली एन से बहुत प्यार करता है और वो उसे बहुत अच्छी तरह रखता है। मार्गरेट को यह सुनकर थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उनकी बेटी तकलीफ में थी, लेकिन डेव की बातें सुनकर लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब मार्गरेट और टॉमी ने उस आदमी को पहली बार सामने से देखा। उसे देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब स्मिथ घर की सीढ़ियों से नीचे आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। जैसे ही मार्गरेट ने उसे देखा उसका मन बहुत घबरा गया। उसने साफ देखा कि ये कैली एन की उम्र का कोई लड़का नहीं था, बल्कि ये तो करीब 50 साल का आदमी था। मार्गरेट के मन में फौरन डर और गुस्सा आ गया। उसने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उसकी नज़र किचन में रखे ब्रेड काटने वाली चाकू पर पड़ी तो एक पल के लिए उसका मन हुआ था कि वो चाकू उठाकर स्मिथ की पीठ में घोंप दे। ये सोच किसी नफरत से नहीं आई थी, बल्कि एक माँ के डर से आई थी। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो गया था कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। अगर कैली एन इसके साथ रही तो ये उसे जरूर दुख देगा, चोट पहुंचाएगा। मार्गरेट के दिल में अब कोई शक नहीं था। उसे साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन दुख की बात यह थी कि कैली एन अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो सच में मान बैठी थी कि वो प्यार में है, और जैसे ज्यादातर ऐसे मामलों में होता है, उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्मिथ उसकी नज़रों में बस एक बड़ी उम्र वाला, समझदार और उसका ख्याल रखने वाला इंसान था। उसे पता ही नहीं चला कि यह प्यार असल में मानसिक कंट्रोल और धोखा था। जो बातें खतरे की घंटी होनी चाहिए थी, जैसे स्मिथ का ज़्यादा पॉजिटिव होना, हर बात में दखल देना, उसे अकेले में रखना, कैली एन ने उन सब को प्यार की निशानी समझा। उसे लगा कि स्मिथ उसे लेकर प्रोटेक्टिव है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन हकीकत यह थी कि यह सब एक खतरनाक आदमी की प्लानिंग थी। जब उसके माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, हर तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करके उससे दूर होने को कहा, तो उसने साफ मना कर दिया। बल्कि उसने तो और भी ज़्यादा जिद्दी रुख अपना लिया। और यह भी पॉसिबल है कि यह सब कुछ स्मिथ के कहने पर ही हो रहा था। और फिर 30 नवंबर 1995 को कैली एन ने घर छोड़ दिया और स्मिथ के साथ उसके घर में रहने चली आई, जो कि फर्निवल रोड, गोटन में था। अब कैली एन की उम्र 17 साल हो चुकी थी, इसलिए कानूनी तौर पर वो किसी के साथ भी रह सकती थी। मतलब ये कि कोई भी, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। बाहर से देखने पर तो यही लगता था कि कैली एन ने बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया है, लेकिन फर्निवल रोड के उस घर के अंदर एक ऐसा भयानक मंजर बन रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में जब से वो स्मिथ के साथ रहने लगी थी, कैली एन का जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट अपने दोस्तों और परिवार से था, वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया। न कोई कॉल, न कोई विजिट, और अगर फोन आता भी था तो स्मिथ की मौजूदगी में ही आता था। उसके माता पिता अब उससे बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे थे। उसके छोटे भाइयों ने उसे कभी दोबारा देखा ही नहीं, और जो उसका पार्ट टाइम ग्राफिक्स फर्म वाला जॉब था, उसे भी दिसंबर में जबरदस्ती छुड़वा दिया गया। जब मार्च का महीना आया तो मार्गरेट और टॉमी को 2 पोस्ट कार्ड मिले। एक टॉमी के बर्थडे के लिए और दूसरा उनके वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, यानी शादी की सालगिरह के लिए। ये दोनों कार्ड कैली एन के नाम से भेजे गए थे, लेकिन जैसे ही मार्गरेट ने उन्हें देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वो लिखावट कैली एन की नहीं थी। अब मार्गरेट को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। उसने अपने पति टॉमी से रिक्वेस्ट की कि वो स्मिथ के घर जाकर अपनी बेटी की खबर लें, लेकिन टॉमी शायद डर या कंफ्यूजन के चलते झिझक गया। मार्गरेट और टॉमी के दिल में लगातार चिंता बढ़ रही थी। उन्हें डर था कि अगर वो सीधे जाकर स्मिथ से भिड़ गए तो कहीं कैली एन और भी ज़्यादा उनसे दूर न हो जाए। उन्हें लगता था कि कोई भी सीधा सामना स्मिथ को और ज़्यादा कंट्रोल में ला सकता है। इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। इस दौरान कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। लोगों ने बताया कि कैली एन को कभी कभी घर की खिड़की में देखा गया, बस कुछ पल के लिए।
वो खामोश खड़ी रहती। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन या मुस्कान नहीं थी। पड़ोसी भी हैरान थे क्योंकि कैली एन पहले घर से आती जाती दिखती थी, लेकिन अब किसी ने उसे महीनों से बाहर नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी तरह घर के अंदर बंद कर दिया गया हो। धीरे धीरे उस घर से हर तरह की हलचल खत्म हो गई। न कोई हंसी की आवाज़, न कोई बहस, न कोई कॉल, न कोई दोस्त या रिश्तेदार की विजिट। सब कुछ जैसे थम गया हो। और फिर आया 16 अप्रैल 1996 की सुबह का वो पल जब जेम्स पैटरसन स्मिथ चुपचाप गॉर्टन पुलिस स्टेशन में घुसा। वहां उसने धीरे से कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड अब सांस नहीं ले रही है। उसने बताया कि यह एक एक्सीडेंट था। उसका कहना था कि दोनों बाथरूम में नहा रहे थे और वहां किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसी दौरान कैली एन फिसल कर पानी के अंदर चली गई। उसने दावा किया कि उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने फौरन स्मिथ के घर एक टीम भेजी, लेकिन वहां पहुंचे पुलिस ने जो नज़ारा वहां देखा उसे वो जिंदगी भर भूलने वाले नहीं थे। कैली एन की बॉडी बाथरूम में नहीं थी, बल्कि उसे उसके बेडरूम में बिना कपड़ों के पाया गया था। घर की हर एक दीवार, छत और फर्नीचर तक पर खून के छींटे और लकीरें थी। पूरा घर खून से सना हुआ था, जैसे कोई हॉरर फिल्म का सीन हो। और सबसे डरावनी बात, कैली एन के बालों को घर के फर्नीचर और रेडिएटर्स यानी हीटर से बांधा गया था। कुछ जगहों पर उसके बालों से ही उसे बांधा गया था, जैसे कि किसी को रस्सियों से बांधा जाता है। यह देखकर साफ था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक अकेले गुस्से का पल भी नहीं था। यह सब बहुत सोच समझकर एक एक कदम प्लान करके किया गया था। कैली एन को कई हफ्तों तक सिस्टमेटिकली प्रताड़ित किया गया था, और वो भी बेहद खौफनाक तरीके से। उसने जो सहा था उसकी पूरी सच्चाई तो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आई, और वो रिपोर्ट बहुत डरावनी और दिल दहला देने वाली थी। इस दर्दनाक सच्चाई को डॉक्यूमेंट करने में पुलिस और डॉक्टर्स को कई घंटे लग गए। कैली एन की बॉडी पर 150 से भी ज़्यादा अलग अलग चोटों के निशान थे, और उनमें से ज़्यादातर निशान 1 महीने के अंदर ही की गई थी। उसे भूखा रखा गया था। एक्सपर्ट्स का अंदाजा था कि अपने आखिरी कुछ हफ्तों में उसने करीब 20 किलो वजन खो दिया था। उसके शरीर में पानी की बहुत भारी कमी थी, यानी वो बहुत सीरियसली डिहाइड्रेटेड थी। उसे कई बार बांधा गया था, कभी उसके ही बालों से और कभी गले के चारों ओर किसी भी चीज़ से जो रस्सी जैसा काम कर सके। उसके हाथों, पैरों और बाजुओं पर बार बार मारे जाने के गहरे निशान थे। उसके घुटनों की हड्डियां पूरी तरह तोड़ी जा चुकी थी। उसके मुंह के अंदर, होठों और गालों के अंदर के हिस्से में चोटों के गहरे निशान थे, जैसे किसी धारदार चीज से मारा गया हो। उसके पैरों और पीठ के निचले हिस्सों को जलाया गया था, जैसे खोलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंका गया हो। यहाँ तक कि उसके शरीर पर किसी गर्म लोहे से जलने के निशान भी थे, जैसे उसे कपड़े प्रेस करने वाले आयरन से दागा गया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके प्राइवेट हिस्सों के साथ भी दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह काटा और चोट पहुंचाया गया था। उसके सिर का खाल का एक हिस्सा तक उखाड़ दिया गया था, और जो बात सुनकर भी यकीन करना मुश्किल है, उसके दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब होम ऑफिस के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम लॉलर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। पोस्टमार्टम में बताया गया कि कैली एन की आंखें उसके मरने के 5 दिन या 3 हफ्ते पहले निकाले गए थे, और वो अपने आखिरी वक्त तक कई दिनों से बिना आंखों के जी रही थी। इतना ही नहीं, स्मिथ ने उसकी आंखें फोड़ने के बाद भी उसकी खाली आई सॉकेट्स में बार बार किसी चीज से चुभोकर टॉर्चर किया। डॉक्टर लॉलर, जिन्होंने अपने कैरियर में 600 से ज्यादा हत्या के केसेस की पोस्टमार्टम की थी, उन्होंने साफ कहा कि ये उनका जीवन का सबसे खौफनाक केस था। कैली एन के सिर पर शावर हेड से मारा गया था, और उसके बाद बाथटब में डुबाकर उसकी जान ले ली गई। ये उसका आखिरी पल था, लेकिन उसके पहले के हफ्तों में जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने उसकी रूह, उसका आत्मसम्मान, उसका सब कुछ खत्म कर दिया था। कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे वकील पीटर ओपनशॉ ने बाद में कहा, यह ऐसा लग रहा था जैसे स्मिथ ने जानबूझकर कैली एन को बदसूरत और अपाहिज बनाने की कोशिश की हो, उसे हर तरह का दर्द, अपमान और मानसिक यातना देने के लिए, जैसे उसने एक एक कदम सोच समझ कर उठाया हो। ये चोटें किसी एक बार अचानक हुए गुस्से या झगड़े का नतीजा नहीं थी। जो चोटें कैली एन के शरीर पर थी, वो साफ बताती थी कि उस पर धीरे धीरे एक लंबे समय तक अत्याचार किया गया था। अब इसमें कोई शक नहीं था कि ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था। नवंबर 1997 में जेम्स पैटरसन स्मिथ पर मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला। उस पर कैली एन की हत्या का आरोप था, लेकिन उसने खुद को नॉट गिल्टी यानी निर्दोष बताया। उसका डिफेंस बिल्कुल घटिया और शर्मनाक था। उसने अपने बचाव में कहा कि कैली एन उसे चिढ़ाया करती थी, उसकी मरी हुई माँ का मजाक उड़ाती थी।
उसने यहाँ तक कहा कि कैली एन खुद उसे चैलेंज करती थी कि उसे टॉर्चर करे और इसलिए उसने उस पर हाथ उठाया। एक और बेहुदी दलील उसने दी कि कैली एन को खुद को चोट पहुंचाने की आदत थी जिससे वो उसे यानी स्मिथ को दोषी दिखा सके, लेकिन जजेस ने उसके सारे दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट में एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जिलियन मेजर ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि स्मिथ को सीवियर पैरानोया डिसऑर्डर और मॉर्बिड जेलेसी था, यानी उसे हर वक्त शक रहता था और वो दूसरों को लेकर बेहद जलन रखता था। डॉक्टर मेजर ने बताया कि स्मिथ एक अलग ही डिस्टॉर्टेड दुनिया में जी रहा था जहां हकीकत और उसकी सोच में बहुत फर्क था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने साफ कर दिया कि मेंटल इलनेस भी उसकी उस क्रूरता और वहशीपन को जस्टिफाई नहीं कर सकती थी। फिर अदालत के सामने उसका पूरा इतिहास पेश किया गया, कैसे वो पहले भी औरतों को टॉर्चर करता रहा था और कैली एन सिर्फ उसकी सबसे आखिरी और सबसे मासूम शिकार बनी थी। उसकी एक्स वाइफ जिसने सालों तक उसके मारपीट को सहा और फिर आखिरकार उसे छोड़ दिया, वो 2 कम उम्र की लड़कियां जिन्हें उसने पहले बुरी तरह अब्यूज किया था और फिर उन्हें डुबोने की कोशिश की थी, उन सभी की गवाही ने कोर्ट में स्मिथ की एक डरावनी और सच्ची तस्वीर पेश की। एक ऐसा आदमी जो औरतों को कंट्रोल करने में, उन पर हावी होने में ही खुशी महसूस करता था। कैली एन की जो फोटोज कोर्ट में दिखाई गई उनमें उसके सभी चोटों को दिखाया गया। वो इतने ज्यादा ग्राफिक और दर्दनाक थे कि जूरी के हर सदस्य को मुकदमे के बाद प्रोफेशनल काउंसलिंग ऑफर की गई और सबने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। जूरी को फैसला सुनाने में सिर्फ 1 घंटा लगा। उन्होंने स्मिथ को दोषी करार दिया। जज मिस्टर जस्टिस सच ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, जो कि कम से कम 25 साल की सजा है जो उसे पूरी करनी होगी। फिर स्मिथ को जेल भेज दिया गया। दशकों तक वो सलाखों के पीछे रहा, लेकिन फिर 2023 के आखिर में जब उसकी सजा के 25 साल पूरे हो गए तो वो पैरोल यानी जमानत पर छूटने के लिए एलिजिबल हो गया। उसे 3 लोगों की एक पैरोल बोर्ड के सामने पेश किया गया और वहां उसने दावा किया कि अब वो बदल चुका है, अब वो एक नया इंसान है। जेम्स पैटरसन स्मिथ ने न सिर्फ जेल से रिहाई की मांग की, बल्कि ये भी कहा कि उसे एक ओपन प्रिजन में ट्रांसफर किया जाए, यानी ऐसा जेल जहां सुरक्षा थोड़ी कम होती है और कैदी को ज्यादा छूट मिलती है। लेकिन शुक्र है कि उसका ये अपील फौरन ही खारिज कर दिया गया। पैरोल बोर्ड ने साफ साफ कहा कि स्मिथ अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे कम सिक्योरिटी वाले फैसिलिटी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब वो आगे भी बंद जेल में ही रहेगा, लेकिन ब्रिटेन के मौजूदा कानूनों के मुताबिक अब वो रेगुलर पैरोल रिव्यूज के लिए एलिजिबल है और इसका मतलब है कि कैली एन का नाम बार बार फिर सामने आएगा और हमें हर बार याद रखना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था, उसने क्या किया था और कैसे ऐसे राक्षस नॉर्मल दिखने वाले इंसानों का मुखौटा पहनकर हमारे बीच रहते हैं। मेरी नज़र में तो जब तक वो जिंदा है तब तक वो फिर से वही सब दोहराने का मौका तलाशता रहेगा। लेकिन कैली एन की माँ मार्गरेट अब हमारे बीच नहीं है। वो 2020 में इस दुनिया से चली गई। अपनी आखिरी सांसों तक वो एक ही अफसोस लेकर जीती रही कि जब पहली बार उन्होंने स्मिथ को देखा था और उनकी नज़र किचन में रखे ब्रेड काटने वाली चाकू पर पड़ी थी, तो उन्होंने उस पल अपने अंदर से उठती उस चेतावनी को क्यों नहीं सुना जो उन्हें कह रहे थे कि उस चाकू को उठाओ और उस आदमी से अपनी बेटी को बचा लो। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आपका इस केस को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।